केजरीवाल के पास अपने शिक्षकों को फिनलैंड भेजने के लिए अनाप शनाप पैसा तो है, लेकिन अपने ही शिक्षकों के घर चलाने के लिए, उन्हें सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। केजरीवाल के पास प्रचार के लिए तो पैसा है, लेकिन अपने ही डॉक्टरों को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। केजरीवाल के पास वक्फ बोर्ड को देने के लिए अनाप शनाप पैसा तो है, लेकिन दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए पैसा नहीं है। जिस पेगासस का भूत खड़ा करके केजरीवाल ने अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की है, आज वो खुद की सरकार द्वारा जासूसी कराए जाने के मामले में चुप्पी साधे बैठे हैं। और याद रखिए, केजरीवाल इस समय कई मामलों में फंस चुके हैं। उनका जो मुफ्त का घड़ा है ना, वो भर गया है। और जो मामले सामने आ रहे हैं, जिस प्रकार से खुल रहे हैं, आप यकीन मानिए उनकी जो राजनीति है वो हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। या तो वो गिरफ्तार हो सकते हैं या फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है। और आज के इस वीडियो में जितनी घटनाएं एक साथ सामने आ रही हैं, उन्हीं घटनाओं को आज मैं डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। इस समय केजरीवाल से जुड़ी कई खबरें आप एक साथ देखते होंगे, जैसे जासूसी का मामला हो या फिर ईडी द्वारा गिरफ्तारी, शराब घोटाले का मामला हो, मेयर का चुनाव हो या फिर दुनिया भर के विरोध प्रदर्शन। और ये सारी खबरें दिल्ली में ही क्यों होती हैं? बहुत सारे राज्य हैं इस देश में, कहीं इस तरह से एक साथ इतनी खबरें आपको दिखाई पड़ती हैं क्या? लेकिन यकीन मानिए, ये जितनी खबरें हैं ना, वो सारे के सारे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और केजरीवाल जी जिस तरह से अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते थे, उसका ये नमूना है। लेकिन इससे केजरीवाल की राजनीति का क्या भविष्य होने वाला है, वो आज देखना बहुत जरूरी है। आपको मैं एक एक करके घटनाओं को दिखाता हूं। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ईडी ने चैरियट एडवर्टाइजिंग के कर्ता धर्ता राजेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया है। अब आपको हो सकता है कि यह गिरफ्तारी भी अन्य गिरफ्तारियों की तरह लगे। जैसे आजकल सवाल पूछते हैं ना कि अगर इसकी गिरफ्तारी होगी तो आम आदमी पार्टी वाले बोलेंगे सिसोदिया तो नहीं हुआ, या सत्येंद्र जैन तो नहीं हुए। सत्येंद्र जैन होंगे तो बोलेंगे मनीष सिसोदिया तो नहीं हुए। मनीष सिसोदिया हो जाएंगे तो बोलेंगे केजरीवाल तो नहीं हुए। लेकिन यकीन मानिए, ये गिरफ्तारी अन्य गिरफ्तारियों की तरह नहीं है। जब आप इनके बारे में समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि केजरीवाल और सिसोदिया की मुसीबत कैसे बढ़ने वाली है। दरअसल राजेश जोशी चैरियट एडवर्टाइजिंग के डायरेक्टर है। ये डायरेक्टर है एक कंपनी का, और इसी ने गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रचार किया। और आप तो जानते हैं ना, गोवा में तो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार उतारा था केजरीवाल जी ने, और उसका दायित्व था इनके ऊपर। और खास बात यह है कि हम सब जानते हैं, जो रिपोर्टें सरकारी एजेंसियों ने फाइल की है, इस मामले में 100 करोड़ रुपए की घूस ली गई और उसमें राजेश जोशी बड़ा किरदार है। और उसके बाद ये पैसा गोवा चुनाव में लगाया गया और ये बात खुलकर सामने आ चुकी है। अब ये पैसा कहां से मिला, ये भी आप समझ लीजिए। केजरीवाल ने दिल्ली में जो शराब बेचने का ठेका था ना, जो प्राइवेट पार्टी, वो उसमें दो लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक तो दक्षिण भारत के लिकर लॉबी के फ्रंटमैन समीर महेंद्रू, नाम याद रख लीजिए, और दूसरा आम आदमी पार्टी के नेता और केजरीवाल के ब्लू आइड बॉय विजय नायर। यानी समीर महेंद्रू ने विजय नायर को घूस का पैसा दिया। आप देखते चले जाइए कैसे कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। और विजय नायर ने इस लिकर लॉबी को काम का भरोसा दिलाने के लिए जानते क्या किया? सीधे मुख्यमंत्री केजरीवाल से बात कराई, और वो भी किस पर? फेस टाइम पर। हम तो जानते हैं कि फेस टाइम का रिकॉर्ड नहीं निकल सकता आसानी से, बाकी तो आप निकाल सकते हैं। तो फेस टाइम पर बात करवाई ताकि केजरीवाल जी ये सुरक्षित चाहते थे कि पता न चले कि मैंने क्या बातचीत की है। और एक फैक्ट ये भी है दोस्तों कि विजय नायर की, जो केजरीवाल जी के ब्लू आइड
बॉय हैं उसकी गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। यानी इस पूरे मामले में दो बड़े किरदार की गिरफ्तारी हो चुकी है और दो मामले जोड़ रहे हैं, एक शराब घोटाले वाला मामला और दूसरा गोवा में आम आदमी पार्टी के चुनाव का मामला। अब इस मामले में आगे बढ़िए, एक और मामला जो बहुत खतरनाक है, यह भी समझने की कोशिश कीजिए। केजरीवाल जी ने अपने लूट तंत्र को चलाने के लिए एक बड़ा काम शुरू किया था और जासूसी शुरू कर दी थी। सुनकर हैरानी हो सकती है, लेकिन यह मामला जब से सामने आया है, खुला है, तब से लोग हैरान हो रहे हैं और जानते हैं। अपने ही कार्यालय से एक फीडबैक यूनिट शुरू कर दी थी जो 2015 से चल रहा है। आप समझिए, 2015 से एक फीडबैक यूनिट चल रहा है जिसका काम जासूसी कराना है और हाल ही में सीबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। इस मामले में जब सीबीआई ने देखा तो वो भी दंग रह गई कि भैया एक ऐसी सरकार जो पूर्ण सरकार नहीं है वो जासूसी करा रही है। तो उसने इस मामले को एलजी के पास भेजा और उससे अनुमति मांगी कि हमको दीजिए इसको आगे कार्रवाई के लिए। और एलजी ने भी जब देखा कि ये सरकार जो हमेशा लड़ती झगड़ती रहती है, वो जासूसी भी उसने शुरू कर दी। अब केजरीवाल जी क्या कर रहे थे ये तो वही जाने। तो एलजी भी रोक नहीं पाया, उन्होंने तुरंत इजाजत दे दी। लेकिन सवाल तो ये बना हुआ है ना कि केजरीवाल सरकार आखिर किन लोगों की जासूसी करवा रही थी? आखिर वो कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिसकी जासूसी करवाई जा रही थी? वो कौन से सरकारी अधिकारी हैं और क्या जासूसी करवाई? ये भी बड़ा सवाल है। और जासूसी कांड को आप हल्के में मत लीजिए, मैं आपको इसका इतिहास बता देता हूं कि इसी जासूसी के मामले में इस देश के एक प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। देख लीजिए, 1991 में प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की सरकार गिर चुकी है। और 80 के दशक में एक और उदाहरण देता हूं आपको, कर्नाटक में रामकृष्ण हेगड़े मुख्यमंत्री थे, उनको भी इस्तीफा देना पड़ा था। तो अब आप सोचिए कि केजरीवाल जी कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं और वो भी अपनी ही करनी से। ये आपको आने वाले समय में दिखाई देगा। खैर, जासूसी के बाद आइए अब मेयर के चुनाव पर। आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि जब मेयर के चुनाव में केजरीवाल को पूर्ण बहुमत हासिल है तो फिर वो मेयर का चुनाव क्यों नहीं करा देते? क्यों नहीं वो चुनाव जीत जाते हैं? भाई, जब वो खुद दावा कर रहे हो और हम सब देख भी रहे हैं तो बार बार ये चुनाव क्यों करवाना पड़ता है? और आपने तो देखा होगा ना हंगामे की तस्वीर, केजरीवाल के जो पार्षद हैं वही हंगामा कर रहे हैं और सदन के भीतर ही नहीं, अगले दिन सड़कों पर उतरकर हंगामा किया जाता है कि मेयर का चुनाव नहीं होने दिया जा रहा। अरे भाई, दो चार आगे पीछे हो सकता है लेकिन मेयर तो आपका बनेगा। तो इसकी वजह भी आप जान लीजिए कि क्यों नहीं हो रहा। केजरीवाल बहुमत के बाद भी क्यों नहीं मेयर का चुनाव करवा रहे हैं? किसी न किसी बहाने से रोकने पर क्यों उतारू है, ये भी आप समझ लीजिए। दरअसल केजरीवाल को यह भरोसा नहीं है कि वो चुनाव जीत पाएंगे। और यह भरोसा क्यों नहीं है? क्योंकि मेयर के चुनाव में दल बदल कानून लागू नहीं होता है। यानी उनके पार्षद जो इस समय दिल्ली में अराजकता की स्थिति को देख रहे हैं, हो सकता है वो पाला बदल लें। और ये केजरीवाल को भी भली भांति पता है। एक और वजह है, ये भी आपको बता देता हूं कि जो ये मेयर चुना जाएगा वो सिर्फ 31 मार्च तक के लिए चुना जाएगा। यानी महीने डेढ़ महीने के लिए चुना जाएगा, क्योंकि दिल्ली में नियम है कि हर साल मेयर बदलता है, हर साल चुनाव होता है। ऐसे में केजरीवाल महज 1.5 महीने के लिए इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं। अब इन 3 बड़ी खबरों के बीच ये भी समझ लीजिए, है तो बहुत सारी, मैं छोटी छोटी खबरें अगर निकालता तो बहुत सारी होती, लेकिन ये समझ लीजिए कि केजरीवाल की इन करनी की वजह से दिल्ली अराजकता की राह पर चल पड़ी है। कहीं सैलरी के लिए डॉक्टर हड़ताल पर है, आप रिपोर्ट देख लीजिए, तो कहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के टीचर्स भी बिना सैलरी के गुजारा करने को मजबूर हैं। यहां तक कि दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर गुहार लगाई है कि केजरीवाल की मिस
केजरीवाल के मिस गवर्नेंस से दिल्ली सरकार में आने वाले विश्वविद्यालय को बचाइए। ये तो शिक्षा मॉडल का ढोल पीटते हैं ना, तो क्यों इतनी परेशानी हो रही है भैया? आप अपने लोगों को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, और जैसी यूनिवर्सिटी की हालत है वैसी ही सड़कों की हालत है। दिल्ली की सड़कें खस्ता हाल है, आप देख लीजिए। और उनकी आंखें तब भी नहीं खुलती हैं जब हाई कोर्ट स्कूलों के आसपास खराब सड़कों पर स्वतः ही सुनवाई करता है। और आज जानते हैं स्थिति क्या है? जो दिल्ली के ट्रेडर्स हैं वो रो रहे हैं। वो केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख करके बता रहे हैं कि दिल्ली की जो आधारभूत ढांचा है दिल्ली का, और जो प्रदूषण है उनकी वजह से उनके जो ट्रेडिंग है या उनके व्यापार पर खासा असर पड़ रहा है। और आज एक बात और देखिए, जब दिल्ली में इस तरह की अराजकता की स्थिति है, कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो केजरीवाल जी ने इससे भी बचने का एक नायाब तरीका ढूंढ लिया है। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। जब केजरीवाल के मिस गवर्नेंस के खिलाफ लोग आवाज उठाते हैं तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए केजरीवाल जी क्या करते हैं कि हम जर्मनी से विशेषज्ञ बुलाएंगे और दिल्ली की सड़कों को ठीक करेंगे। कभी करते नहीं है। इसी प्रकार मेयर का चुनाव में जब हंगामा होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। लोगों को लगता है हाँ यार कुछ तो है, यही जा रहा है सुप्रीम कोर्ट। इसी तरीके से जब लोग शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं तो अपने शिक्षकों को फिनलैंड भेजने का मुद्दा उठा लेते हैं और विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। और इन परिस्थितियों में लोगों को यह लगता है कि निश्चित रूप से कुछ गलत हो रहा है। मतलब केजरीवाल एक खराब स्थिति को दूर करने के लिए, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए दूसरी खराब स्थिति का माहौल तैयार करते हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। वो खुद समझते हैं कि यही मेरी ताकत है, लोगों का ध्यान ही भटक जाता है। साथियों, केजरीवाल आज चुनाव जीतकर अगर ये समझते हैं कि वो जो कह रहे हैं वही जनता के लिए सही है, वो जो सोच रहे हैं वही जनता के लिए सही है, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। क्योंकि इतिहास देखिए, इतिहास में भी लालू, मुलायम, मायावती या कांग्रेस के ही बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं को देख लीजिए। उन्हें यही लगता था कि जनता ने उन्हें चुनाव जिताया है तो वो जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन आज स्थिति ये है कि ऐसे लोगों की राजनीति बिल्कुल अधर में है, खत्म हो चुकी है। और इन परिस्थितियों में अगर केजरीवाल नहीं सुधरे तो उनका भी यही हाल होने वाला है। क्योंकि जनता समझती है कि अगर ऐसे नेता बने रहे, अगर इस प्रकार की परिस्थितियां कायम रही, तो इस देश को भी पाकिस्तान, श्रीलंका और इस तरह के देशों में तब्दील होने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।